विल डीसीयू सुपर गर्ल वर्क और नॉट? तो इस वक्त इंटरनेट पे डीसीयू की अपकमिंग मूवी सुपर गर्ल के लिए काफ़ी ही पोलराइजिंग ओपिनियन चल रहा है। कुछ लोग इस मूवी की वाइब को एंजॉय कर रहे हैं, डीसीयू के एक्सपेंशन को देखना चाहते हैं, तो कुछ लोग इस मूवी में जो नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होने वाले हैं उसको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। पर इस वक्त कुछ सेक्शन ऑफ ऑडियंस ऐसा भी है जो इस मूवी या फिर इस ट्रेलर को काफ़ी हेविली क्रिटिसाइज कर रहा है। जैसे कि इस मूवी में जो हमें सुपर गर्ल दिखाई जाने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल है, एंड ओवरऑल जो सेट डिज़ाइन है एंड जो सिनेमेटोग्राफी है वो काफ़ी हद तक गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी ट्रियोलॉजी जैसे है। सारी चीज़ों पे बात करेंगे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और मेरी इस मूवी से क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो मुझे लगता है कि सुपर गर्ल काफ़ी ही फन, एडवेंचरस एंड कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर सकती है। पर सवाल ये है कि क्या ये अपने सोर्स मटेरियल यानी कि टॉम किंग की वुमन ऑफ टुमारो के लेवल को अचीव कर पाएगी? आई डोंट थिंक सो। तो ये ना एक प्रॉपर अडेप्शन नहीं होने वाला है। मेकर अपने हिसाब से, अपने इनपुट से और अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग इस पूरी चीज़ में मल्टीपल चेंजेस करेंगे। जैसे कि इस मूवी का मेन विलन क्रेम, कॉमिक में क्रेम दिखने में एक काफ़ी सिंपल इंसान के जैसा है, बट ट्रेलर में हमने देखा कि इसे एक कम्प्लीटली डिफरेंट एलियन स्पीसीज की तरह डिपिक्ट किया गया है। एंड आई कम्प्लीटली अग्री कि ये एक क्रिएटिव चॉइस हो सकती है, बट मेरा कहना ये है कि ये वन ऑफ द चेंजेस है जो कि मेकर ने किए हैं। ऐसे काफ़ी मल्टीपल चेंजेस हमें थ्रू आउट द मूवी देखने को मिल सकते हैं जो कि एंड प्रोडक्ट के ऊपर असर डालेंगे। और इसमें कुछ बुरी बात भी नहीं है। मेरा मानना है कि जब भी आप किसी हाईली रिकॉग्नाइज्ड चीज़ को अडेप्ट करते हो या फिर उसका अडेप्शन बनाते हो तो आप हर एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस को खुश नहीं कर पाओगे। कोई ना कोई तो ऐसा फूफा जी जैसा इंसान होगा ही जो कि बुरा मान के बैठेगा। मेरे लिए मैटर ये करता है कि जो भी क्रिएटर या फिर जो भी मेकर है जो अडेप्शन बना रहा है वो अपनी क्या क्रिएटिविटी, अपना क्या एसेंस उस प्रोडक्ट के अंदर ला सकता है। इस चीज़ का मेरे हिसाब से सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लास्ट ऑफ अस का सीजन 1। लास्ट ऑफ अस का सीजन 1 प्ले स्टेशन के गेम लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 का एक लाइव एक्शन अडेप्शन था, और उसमें अगर आप शो एंड गेम दोनों की स्टोरी को कंपेयर करोगे तो ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड जो फ्लो है वो सेम ही रहता है, बट मेकर्स ने कुछ जगह पे थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस किए हैं जिससे एंड रिजल्ट पे कुछ सच ग्रेट इम्पैक्ट नहीं आता। फॉर एग्जांपल गेम में जोएल एंड टेस रॉबर्ट को ढूंढ रहे होते हैं क्योंकि उसने उनके वेपन्स को चुरा लिया होता है, बट शो में इसे इस तरीके से दिखाया गया है कि रॉबर्ट ने जोएल एंड टेस की जो ट्रक की बैटरीज थी उसको चुरा लिया था। पर ये तो हो गई थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस की बात, पर जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि अपना एसेंस लाना, अपनी क्रिएटिविटी लाना, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पेड्रो पास्कल का जोल। लास्ट ऑफ अस गेम का जोल शो के जोल से काफ़ी ही डिफरेंट फील होता है। मतलब कि शो में अगर आप जोल को देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री, सीरियस एंड एट सम पॉइंट वो बहुत ही इमोशनल भी फील होता है, बट लास्ट ऑफ अस गेम के अंदर आप जोल को देखोगे तो काफ़ी ही परसिस्टेंट एंड फोकस्ड फील होता है। एंड मे बी इस मोमेंट पे मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, बट जिन्होंने भी लास्ट ऑफ अस गेम खेला या फिर उसके गेम प्ले को देखा या फिर सिर्फ उसकी स्टोरी को भी सुना है तो आप उस डिफरेंस को फील कर पाओगे जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। इवन जब पेड्रो पास्कल को एज अ जोल अनाउंस किया गया था तब भी लोगों ने इस कास्टिंग के ऊपर मल्टीपल क्वेश्चन रेज किए थे क्योंकि लोग ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर फैन कास्टिंग कर रहे थे। पर फाइनली जब शो का सीजन 1 रिलीज हुआ तब हमें ये बात रियलाइज हुई कि पेड्रो पास्कल ने एक अलग ही जोल को हमारे सामने प्रेजेंट किया है, जिसे देख के लगता है कि हाँ ये है तो जोल ही, बट ये कुछ डिफरेंट है। लगता है कि एक जोल का डिफरेंट वर्जन है, मतलब कि एक जोल पैरेलल यूनिवर्स है। एंड इसी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ कि अपना कोई नयापन, अपने तरफ से कुछ नया ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करना कि जो नोटिसेबल तो हो, अपने सोर्स मटेरियल से थोड़ा बहुत डिफरेंट हो, बट ऑडियंस इसे इजीली एक्सेप्ट कर ले। पर हाँ, हर बार अपनी क्रिएटिविटी लाना, एसेंस लाना, इट्स नॉट ऑलवेज गुड, क्योंकि ये बहुत ही हिट एंड मिस चीज़ है। अगर एग्जीक्यूशन अच्छे से नहीं हुआ तो ये पूरी चीज़ बहुत ही बुरी तरीके से बैकफायर भी हो सकती है। एंड अगेन इस चीज़ का भी एग्जाम्पल आता है लास्ट ऑफ अस शो से, इस शो की एली। नो हेट फॉर एनी एक्टर और एक्ट्रेस, बट इन माय ओपिनियन जिसे लास्ट ऑफ अस गेम बहुत ही ज़्यादा पसंद है, जिसने उसके कैंपेन को मल्टीपल टाइम खेला है, शो की एली बहुत ही ज़्यादा वेल रिटन है कंपेयर टू शो की एली। फॉर एग्जाम्पल गेम में एक जगह आती है जिसका नाम होता है पीट्सबर्ग होटल। अब यहाँ पे जोल एंड एली ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एंड इलेक्ट्रिसिटी को रिस्टोर करने के लिए जोल को पूरे बिल्डिंग के बेसमेंट में जाना पड़ता है ताकि वो लोग वहाँ से निकल पाए। पर जब जोल बेसमेंट के अंदर जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को रिस्टोर करने के लिए जनरेटर को ऑन करता है तो उस जनरेटर की आवाज़ से काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ जो होते हैं वो जोल की तरफ आ जाते हैं। एंड ये पूरी सीक्वेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हॉरिफाइंग एंड नाइटमेयर टाइप है, क्योंकि इसमें सारे ज़ॉम्बीज़ जो है वो आपके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, आपके पास एमो लिमिटेड होते हैं, और इसके ऊपर यहाँ पे एक या दो, मुझे याद नहीं है, ब्लोटर भी होते हैं, और आपको इस पूरे सिनारियो से एस्केप करके एक डोर के ऊपर जो है वो कार्ड स्वैप करके वहाँ से निकलना होता है।
और इस पूरी चीज़ में एली आपके साथ नहीं होती है, जोल अकेला होता है। एंड एज अ प्लेयर जब हम इस वाले पूरे सेक्शन को खेलते हैं तब हमें ये बात रियलाइज़ होती है कि कितनी एली की हमें ज़रूरत है। मे बी एली जो है वो उसे जोल जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है, बट जब भी एली हमारे साथ होती है तो एक सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्शन, एक सोर्स ऑफ कंफर्ट जो होता है वो हमें गेम के अंदर फील होता है। बट शो जो है ये पूरी फील जो है वो डिलीवर कभी नहीं कर पाता। शो के अंदर हम कभी भी एली के इस इम्पोर्टेंस को फील ही नहीं कर पाते हैं। एंड ओवरऑल शो की जो एली है वो एक जेनेरिक टीनेजर बन के रह जाती है। एंड यही मेरा कंसर्न है सुपरगर्ल मूवी से भी, कि कहीं ये लोग कारा जोरल यानी कि सुपरगर्ल के कैरेक्टर को एक अनदर ड्रंक एंड ब्रोकन कैरेक्टर की तरह टिपिकली ट्रीट ना करे और ये पूरी मूवी जो है वो एक मिड मूवी बन के ना रह जाए। और ऑनेस्टली अगर कोई रैंडम पर्सन जो कि डीसी की मूवीज को एंड कॉमिक्स को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता, वो आज जाके सुपरगर्ल के ट्रेलर को देखेगा तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन यही होगा कि हाँ भाई दिस इज अनदर कैरेक्टर हु हैज आई डोंट केयर पर्सनालिटी। और ये कंसर्न ना एक्चुअली में मूवी के अंदर सच हो भी सकता है, क्योंकि अगर मेकर्स ने काफ़ी लंबा टाइम स्पेंड किया कि कैसे सुपरगर्ल पार्टी कर रही है, कैसे वो चिल कर रही है, देन आफ्टर सर्टेन पॉइंट इट विल फील वेरी क्रिंज एंड जो कैरेक्टर का इंप्रेशन है वो ऑडियंस के बीच में अच्छा नहीं जाएगा। देयर शुड बी फाइन लाइन टू बैलेंस एवरी एस्पेक्ट ऑफ द कैरेक्टर। इस पूरी कॉमिक में भले ही सुपरगर्ल को एक चिल कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है, बट एट अ सर्टेन पॉइंट वो बहुत ही मैच्योर एंड सेंसिबल बिहेवियर करती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल है सुपरगर्ल एंड रूथी, इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग। सुपरगर्ल उसे समझाती है कि रिवेंज लेना इतना आसान नहीं है, उसके क्या रिपलकशन होते हैं और हीरोइज्म क्या होता है। एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट वो रूथी के लिए बहुत ही कंसर्न एंड प्रोटेक्टिव भी होती है। मेक कैरेक्टर अंडरस्टैंडेबल इफ नॉट रिलेटेबल। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो लोगों का कंसर्न है कि इस पूरी मूवी की जो वाइब है वो काफ़ी हद तक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी ट्रियोलॉजी जैसी है। एंड ऑन दिस आई काइंड ऑफ एग्री, क्योंकि अगर ट्रेलर के कुछ शॉट्स को आप देखोगे तो लगता है कि ये गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फ्रेंचाइज से उठाए गए हैं। बट क्या ये कोई बुरी बात है? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि सिंस जेम्स गन जो है वो इस पूरे यूनिवर्स को हैंडल कर रहा है तो ये बात काफ़ी अंडरस्टैंडेबल है कि वो अपना थोड़ा बहुत जो क्रिएटिव इनपुट है वो इसके अंदर यूज़ करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल जेम्स गन ने जो स्पेस डिज़ाइन है उसके लिए एक बार सेट किया है। इवन मार्वल भी आज तक उस डिज़ाइन को यूज़ करता है, जिस डिज़ाइन को जेम्स गन ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फ्रेंचाइज से सेट किया था। बट क्या इसे डिफरेंट अप्रोच के साथ, डिफरेंट विजुअल के साथ और भी अच्छे से दिखाया जा सकता था? बिल्कुल। इस पूरी कॉमिक के बस कुछ पैनल्स को आप ध्यान से देखोगे तो आपको फील होगा कि इसका जो आर्टवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट एंड ब्यूटीफुल है। एंड इसमें ना एक पिंक एंड ब्लू कलर का जो कलर पैलेट है उसको भी यूज़ किया गया है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। इवन जब इस पूरी कॉमिक में रूथी एंड सुपरगर्ल एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट जाते हैं क्रेम को हंट करने के लिए, तो उसमें सारे प्लैनेट्स की एक अपनी अलग कलर प्रैक्टिस है। मतलब कि हर एक प्लैनेट जो है उसका अपना ही एक अलग कलर पैलेट है। कॉमिक में ये लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को विजिट करते हैं क्रेम को ढूंढने के लिए, जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट का नाम होता है मैपल, उसके बाद येलो हिल्स, बाद में एक डिस्ट्रिक्ट होता है जो कम्प्लीटली प्रीस्ट एंड मॉन्क्स का होता है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक अलग कलर कॉम्बो के जरिए प्रेजेंट किया गया है। इवन इस पूरी कॉमिक में एक्सटीरियर एंड इंटीरियर के कलर्स को भी एक दूसरे से अलग रखा गया है। जैसे कि शुरुआत में सुपरगर्ल जब जिस प्लैनेट पे होती है तब बाहर का एटमॉस्फेयर जो है उसे काफ़ी ब्लू कलर के अंदर डिपिक्ट किया गया है, बट जब भी कोई इंटीरियर या फिर कोई इंटीरियर प्लेस को दिखाना होता है तब उसके अंदर बहुत ही वार्म या फिर येलो कलर का यूज़ किया होता है। और कुछ ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन हमें इस मूवी में भी देखने को मिलता है विद सम गुड कलर पैलेट एंड सम गुड वाइड एंगल शॉट। तो मेरे ख्याल से ये मूवी एक बहुत ही अच्छी वाइब एंड बेंचमार्क को सेट कर पाती स्पेस एडवेंचर के लिए। पर हाँ, सिर्फ बुराई नहीं करूँगा, कंसर्न से ज़्यादा मुझे इस मूवी में ऐसा पॉइंट ज़्यादा लगते हैं कि जिनके ऊपर मैं रिलाई कर पाता हूँ, जिनके ऊपर मुझे फेथ है कि हाँ ये वाले पॉइंट जो है वो तो एटलीस्ट अच्छे होंगे ही। नंबर 1, प्लॉट। तो अगर ये मूवी अपने सोर्स के 50% स्टोरी को भी अच्छे से अडेप्ट करके ऑन स्क्रीन दिखा सकती है तो मेरे ख्याल से इसकी स्टोरी जो है वो डेफिनेटली अच्छी होगी और इसे देखने में भी हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। नंबर 2, क्रिप्टॉन बैक स्टोरी। तो इस पूरी मूवी में कारा जोरल यानी कि सुपरगर्ल के ट्रॉमा का वन ऑफ द रीज़न होने वाला है क्रिप्टॉन का डिस्ट्रक्शन, क्योंकि उसे आज भी याद है कि वो आखिरी टाइम क्रिप्टॉन पे कैसा था, अपने लोगों को अपनी आंखों के सामने खोना कैसा लगता है। एंड मे बी जब हमें सुपरगर्ल की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी तब हमें क्रिप्टॉन की भी बैक स्टोरी दिखाई जाएगी, जो कि मे बी फ्यूचर DCU के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। नंबर 3, DCU एक्सपांशन। ओके, तो ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है कि इस मूवी के एंड आते आते ये मूवी कनेक्ट होगी सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो से। तो हो सकता है कि इस मूवी में हमें ब्रेनियक से रिलेटेड कुछ हिंट्स देखने को मिले, क्योंकि ये बात कंफर्म हो चुकी है कि मैन ऑफ टुमारो में भी ब्रेनियक मेन विलन होने वाला है।
एंड इस टाइम इंटरनेट पे कुछ ऐसी थियरीज भी चल रही है कि जो पूरा क्रिप्टॉन का जो डिस्ट्रक्शन हुआ था उसके साथ ब्रेनियाक का कुछ तो लेना देना है। तो हो सकता है कि यहाँ पे हमें ब्रेनियाक के रिलेटेड कुछ देखने को मिले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब सुपरगन एंड रुथी पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करेंगे तब वो मिलेंगे गार्डियन ऑफ ओवा से, या फिर वो विजिट कर सकते हैं प्लैनेट ओवा को, जिससे इस पूरी मूवी का डायरेक्ट कनेक्शन बन सकता है ग्रीन लैंटर्न कोर के साथ। सिंस अगस्त में ग्रीन लैंटर्न का शो भी हमें देखने को मिलने वाला है, तो ये भी हो सकता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यही थे मेरे कुछ थॉट्स ऑन अपकमिंग डीसी मूवी सुपरगर्ल। एंड जेन्युइनली अगर इस पूरे वीडियो को समराइज करूँ तो मैं इस मूवी को देखने के लिए जेन्युइनली एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि डीसी का जो है वो आगे का फ्यूचर क्या होगा और जेम्स गन इस पूरे यूनिवर्स को किस डायरेक्शन में आगे लेके जाना चाहते हैं। बट हाँ, ये तो हो गए मेरे ओपिनियन, मेरे थॉट्स। आपका इस पूरी चीज़ के ऊपर क्या ओपिनियन है, क्या भी जो भी थॉट्स है मुझे कमेंट्स में लिखना मत भूलना। बाकी चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और अगर हाँ कुछ भी सजेशन वगैरह है तो मुझे कमेंट्स में लिखना मत भूलना। अच्छा लगता है जब भी कमेंट करते हो। तो हाँ, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी थियरी के साथ, किसी ब्रेकडाउन के साथ। पर तब तक के लिए गुड बाय।